नमस्कार दोस्तों। आज जो आपके लिए जो सेकंड पेपर लेकर आए थे राजस्थान जीके का, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, जिसमें राजस्थान का करंट प्लस 1 से 2 क्वेश्चन इंडिया के करंट और राजस्थान के जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेकर आए थे, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो देखिए, टेस्ट सेकंड है। आपको हर शनिवार को टेस्ट लिया जाता है मॉर्निंग में 9 बजे और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट दें और इसकी तैयारी के साथ अपनी तैयारी को चेक करें कि आपकी कितनी तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। एक 4th ग्रेड को लेकर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हो ऐप के माध्यम से। VIPM ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तब आपको ये चीज मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एग्जाम्स में दिया गया था, तो वो क्या है? सही कथन बताना है। पहली चीज तो प्रश्न को पढ़िए और सही कथन बताना है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि आज की तारीख में राजस्थान में जिले कितने हैं। तो 41 जिले हैं। पहली चीज, ये चीज सबसे पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास जिले कितने हैं। 41। ठीक है। अब 41 जिलों के अंदर ये क्या कह रहा है कि 28 जिले सीमावर्ती हैं। अगर 28 जिले सीमावर्ती हैं तो बचे कितने? 13। इसका मतलब 13 जिले कैसे हैं? अंतस्थ जिले हैं। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को मिलाकर के कितने हो गए? 41। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बना लिया। और जब सीमावर्ती की हम कह रहे हैं 28 है, तो यह कह रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 होंगे। 25 का मतलब इनमें से 3 निकल जाएंगे। 3 कौन से निकलेंगे? एक गंगानगर निकलेगा, उसके अलावा आपको पता ही है एक आपके मिलेगा बाड़मेर। ये 2 क्यों निकलेंगे उसको भी समझ लीजिए। 25 में से 3 आपको घटाओगे तो सॉरी, इसके बीच के जो 3 हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बना रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको मिलेगा बीकानेर, एक आपको मिलेगा फलोदी और एक आपको मिलेगा जैसलमेर। ये जो 3 जिले हैं ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये बात भी सही है कि अंतर्राज्यीय 25 ही बनाएंगे केवल। बिल्कुल। और स्थलीय सीमा कितने बनाएंगे? 28 बनाएंगे। इनको सीमावर्ती कह दूं या मैं इनको स्थलीय सीमा कह दूं, बात एक ही है। आपको पता ही आपकी 5920 स्थलीय सीमा है, तो यह भी बात आपकी सही है। यह बात आपकी सही है। अंतस्थ जिले 13 सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4। पहले तो ये जिले 4 थे। आज की तारीख में बात करेंगे तो गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो कुल जिले कितने हो गए? 5 हो गए। 4 की जगह 5। सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो ये इसका आंसर गलत है। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। 1, 2 चीजें और ध्यान रखें। जैसे हम पढ़ते थे कि पहले करते थे अंतस्थ जिले इतने हैं, और हम पढ़ते थे पाली के बारे में, कहते थे पाली से सबसे ज्यादा जिले लगते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिले जो लगेंगे वो देखिए, एक तो जयपुर, दूसरा नागौर, तीसरा पाली आपको देखने को मिलेगा। इन सभी जिलों से आपको 7 से 7 जिले आपको दिखाई देंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक है चित्तौड़। इन सब से 7-7 जिले लगते हैं। तो अब यह तो पूछ नहीं सकता कि कौन से जिले से सबसे ज्यादा जिले सीमा बनाते हैं। वो ये पूछ सकता है कि वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं। वो जिले हो सकते हैं 4। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा और ये चीज भी ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल ब्लॉक नवीनतम भूजल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। भूजल ब्लॉक रिपोर्ट की 5 श्रेणियां, बिल्कुल 5 श्रेणियां है साहब। अति दोहित, सबसे ज्यादा अति दोहित, दोहित में ओवर एक्सप्लोडेड की संख्या 214 है, बिल्कुल 214 है साहब। लवणीय ब्लॉक 3 है, बिल्कुल 3 है। एक तारानगर में है, तारानगर पड़ता है, सेलाइन कहेंगे इनको, ठीक है, चूरू में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बीकानेर के अंदर लूणकरणसर, ये आपको बीकानेर में दिखाई देगा। और तीसरा आपको दिखाई देगा रावतसर, ये आपको हनुमानगढ़ में दिखाई देगा। तो बिल्कुल ये सही है। डार्क जोन 214 है और कुल ब्लॉक की संख्या 302 है। बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, डार्क जोन भी 214 और ओवर एक्सप्लोर्ड। तो डार्क जोन उसी को कहते हैं जहां से सर्वाधिक जल अतिदोहित होता है, जहां पर ओवर हो जाता है, ओवर एक्सप्लोइड, उसी को क्या कहते हैं, अतिदोहित। और उसी को क्या कहते हैं, क्यों, उसी को किस कैटेगरी में डाल देते हैं, डार्क जोन में। क्यों, क्योंकि वहां पर बंजर होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां से जल का दोहन सबसे ज्यादा किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो मुझे लग रहा है कि इसमें सभी चीजें सारी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, सभी इसके आंसर होंगे। ये ध्यान रखें, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़कर आइएगा। यमुना जल समझौता, अभी इसको लेकर के चर्चा चल रही है, इसीलिए प्रश्न डाला गया था। यमुना जल समझौता बिल्कुल 1994 हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी के जल को लेकर के यह समझौता किया गया था। राजस्थान और हरियाणा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समझौते के तहत क्या हुआ था, 1917 क्यूएस का जल राजस्थान को आवंटित किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और पंजाब के बीच एक एमयू हुआ और सीकर, चूरू, झुंझुनू व अन्य क्षेत्रों में जल उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में दिखाई भी देगा और इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धरातलीय स्वरूप की बात चल रही है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी की पर्वतमाला है, बिल्कुल साहब, प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन है, आपको पता होगा। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु जली नदी से निर्मित है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान का जो मैदान है, इस क्षेत्र की बात की जा रही है कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। बालू का इस जो मैदान है वो 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग माना जाता है। तो ध्यान रखिए, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी ना होकर के गंगा नदी या फिर सिंधु सरस्वती नदी या सरस्वती नदी का माना जा सकता है। समझ में आ गया। तो आंसर क्या गलत होगा इसका, 2 नंबर इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह सिंधु नहीं बहती, सिंधु की सहायक सरस्वती बहती। गतिशील रेत के टीले, जिसको आप घग्गर के क्षेत्र के रूप में भी जानते हो, गतिशील यानी कि ऐसे रेत के टीले जो आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, जो मूव करते रहते हैं हवा के साथ साथ, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ढोर। ढोर तो स्थानीय भाषा में जानवरों को भी कहते हैं। रोहिड़ा आपको पता है राजस्थान का राज्य पुष्प है, खेजड़ी राज्य वृक्ष के रूप में। दोनों को 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और धारियान जो है वो है स्थानांतरित रेत के टीलों को धारियान कहते हैं। स्थानांतरित, गतिशील ना होकर के क्या नाम आ जाए, स्थानांतरित भी आ जाए तब भी इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान में कहां स्थित हैं। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां, तो आपको अंदाजा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको टूरिज्म जो है आपकी जियो टूरिज्म साइट में इसको शामिल किया गया है। और यहां पर एक जावर, एक मरु उद्यान और तीसरा ये, समझ में आ गया बात, घोड़े की नाल की रामगढ़ की, इन तीनों को जियो टूरिज्म साइट के अंदर शामिल किया गया है। जावर उदयपुर वाली, मरु उद्यान जैसलमेर वाला और साथ साथ के अंदर रामगढ़ वाली। तो घोड़े की नाल की आकृति जियो साइट्स में शामिल की गई है, जीरो टूरिज्म साइट्स में। और ये कहां पर है, शाहबाद, जो आपका इलाका पड़ता है कहां पर, 12 के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। डग गगदार आपको पता ही है, झालावाड़ के अंदर पड़ता है। यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कोलवी की पहाड़ियां, उनको राजस्थान का अजंता अलोरा भी कहा जाता है। गोडवाड़ का प्रदेश आपको पता है, लूनी वाला जो परवा क्षेत्र है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में है, लेकिन ज्यादातर कहां है, आपको यहां दिखाई देंगी, कहां पर, कोटा के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, शाहबाद।
सुमेलित कीजिए, वापस सुमेलित करना है। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अरावली जो क्षेत्र होगा, आपको पता ही उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व राजस्थान का क्या आएगा, अलवर आएगा। अरावली का मध्य भाग, अरावली का मध्य भाग आपको अजमेर में दिखाई देगा। बोराट का प्रदेश आपको पता ही है, बोराट आपको कहां दिखाई देगा, उदयपुर के अंदर। और दक्षिण अरावली आपको कहां दिखाई देगी, सिरोही के अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पूछा भी जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मिलान करने वाला। और ये भौगोलिक जो आपकी संरचना या भौगोलिक क्षेत्र के जो नाम है उनको लेकर के इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी पूर्वी अरावली जो क्षेत्र है वो 1 नंबर 3 है, 3 में 2 आ गए, तो 2 नंबर पे 2 है, तो 2 नंबर पर 2 है, तो ये 3 4 1 और 4, ये इसका आंसर होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। किन जिलों का क्षेत्र भौमट के नाम से जाना जाता है, ये बताइए जल्दी से। भौमट के नाम से कौन कौन सा जाना जाता है? भौमट प्रदेश, मैंने कहा स्थानीय नाम है। अभी आपने बात करी थी किसकी, बोराट की। बोराट आपका कहां से कहां पड़ता है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, यानी कि सिंपल सी बात है, राजसमंद से उदयपुर के मध्य। और ये भौमट जो प्रदेश है, भौमट क्षेत्र आपको दिखाई देगा जब आप राजस्थान देखते हो। राजस्थान का मैप आपको दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। अब ये भौमट प्रदेश है, इस भौमट प्रदेश के अंदर जब आप देखते हो तो आपको ये वाला इलाका दिखाई देगा, डूंगरपुर वाला। डूंगरपुर से ऊपर आपको उदयपुर दिखाई देगा, और उदयपुर से आपको ऊपर सिरोही दिखाई देगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस रूप में जाना जाता है, भौमट के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इसको ध्यान रखिएगा। और वैसे भी इस तरह की स्थलाकृति आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगी, और ये ज्यादातर इलाके पश्चिमी राजस्थान के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देख लीजिए, पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की स्थलाकृति कोई भी नहीं है। किस दिशा में, डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई जाती है, यानी कि वर्षा की मात्रा तो आपको पता ही होना चाहिए। अब ये चीजें आपको याद रटनी नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई राजस्थान के अंदर जब भी बात करें तो आपको पता ही है कि इधर से इधर जल वर्षा बढ़ती जाती है, इधर से इधर इसकी क्या होगी, प्लस होगा, और इधर से इधर क्या होगा, माइनस। यानी लौटता हुआ मानसून ऐसे होगा और बढ़ता हुआ मानसून ऐसे होगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, आंसर अपने आप निकल के आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये क्वेश्चन सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जब भी आपको याद करना इसको पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना 2019 में की गई। एक आधा क्वेश्चन आपको इस तरह का फैक्चुअल दूंगा जिससे आप थोड़े से फैक्ट को भी याद कर सको, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें DAW की, तो मैंने आपको बता चुका हूं कई बार कि आपको जलवायु के जो 2 टॉपिक है उसके अंदर से कोपेन और थॉर्नवेट का आपको याद रखना है। ठीक है, जब कोपेन और थॉर्नवेट का आपको याद रखोगे तो आपको पता होगा कि किस तरह की जलवायु इसमें पूछी जा सकती है, तो किस तरह का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पहले तो मैप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मैप के बारे में नहीं पता है तो आपके पास में समस्याएं आ जाएंगी, फिर ध्यान रखिएगा कि क्यों, क्योंकि मैप आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आप आंसर कैसे निकालोगे। अब इसमें देखा DAW, कौन सा, DAW और DBW। अब आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया था। तो थॉर्नवेट ने क्या दिया था, EAD दिया था, आपको पता ही है। उसके बाद इसने क्या दिया, CAW भी दिया था। इसके अलावा इसके द्वारा क्या दिया गया था, ये देख लीजिए, उष्ण आर्द्र, और आपको देखने को मिलेगा उष्ण आर्द्र भी आपको देखने को मिलेगा, और उष्ण शुष्क भी आपको देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। DAW ये पूछा इसने, और DBW ये थॉर्नवेट का दिया गया है। तो इसने पूछा क्या है कि DAW से आज से क्या होगा, तो देखिए उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु, उष्ण शुष्क कटिबंधीय अथवा मरुदित, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये ED की बात करें। अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु हो नहीं सकती ये उसकी, और उपाद्र आपको पता है CAW नहीं हो सकता। तो उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु, यही इसका आंसर होगा। 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपको इनका पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बता दिया इसका, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापक्रम, वर्षा
और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु में बांटा गया, तो आपको अंदाजा ही हो जाना चाहिए। फिर वही वाली बात कि जब तक मैप आपके दिमाग में नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए पूरा शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये कुल कितने हो गए? ये कुल 5 हो गए। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसने पूछा ये तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पता हो जाना चाहिए। मैंने कहा जलवायु के टॉपिक में से थॉर्नवेट और कोपेन को तो याद करना ही, एक जनरल और उसको याद करना है, क्योंकि जनरल पूछा जा सकता है। अब इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निशान दिए गए हैं और नदियों के बारे में पूछा गया है। तो 1 नंबर पर आपको पता है ये नदी कौन सी है, ये माही नदी है। ये दूसरी कौन सी है? दूसरे नंबर पर आपको ये नदी दिखाई देगी, तो ये नदी कौन सी नदी है? पश्चिम बनास नदी है। ठीक है, इसके अलावा ये नदी आपकी लूनी नदी है और ये आपकी पार्वती नदी है। अब आंसर दे दीजिए आप जल्दी से। माही, साबरमती, परवन, ये कैसे इसने आंसर दिया है? अच्छा, तो इसका आंसर यही होगा, माही, फिर पश्चिम बनास आ गई, पार्वती आ गई और फिर जोजड़ी दे दी। जोजड़ी एक तरीके से लूनी की सहायक नदी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। कंफ्यूजन करने के लिए चीजें डाली गई थी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी और ये कुछ नदियों के प्रवाह क्षेत्र हैं और साथ साथ में नदियों का एक ही साथ आपके सारे खत्म हो जाए, उसी को समझना है। चंबल नदी है, अब आपको पता ही है चंबल नदी कहां बहेगी, तो सिंपल सी बात है, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर आप देखने लगोगे तो चंबल कहां कहां बह सकती है। चंबल का नदी क्रम है, चंबल बहने का नहीं है, चंबल का नदी क्रम है। तो ये आपको यहां दिखाई देगा, कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, बूंदी आदि बिल्कुल सुनाई देगा। ये जो आप देखोगे कौन सा, लूनी, लूनी नदी देखोगे तो लूनी नदी आपको कहां दिखाई देगी? जोधपुर, पाली, अजमेर, जालोर, सिरोही, बिल्कुल इसमें दिखाई देगी। आंतरिक प्रवाह जो है नागौर के अंदर भी मिलेगा, सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में, बाड़मेर में, सब जगह आपको दिखाई देगा। आंतरिक प्रवाह बिल्कुल आपको दिखाई देगा। बनास नदी, अब बनास नदी के बारे में देख लीजिएगा। बनास नदी जो है आपको दिखाई देगी कहां पर? टोंक और सवाई माधोपुर में, क्योंकि बनास नदी बहती कहां से है? राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से फिर राजसमंद, राजसमंद से लेकर चित्तौड़, चित्तौड़ से लेकर अजमेर, अजमेर से लेकर आज फिर आपको देखने को मिलेगी टोंक, टोंक से आपको क्या देखने को मिलेगी? सवाई माधोपुर। ये ध्यान रखिएगा। और माही आपको पता ही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बैठने को मिलेगी। तो आंसर लगा लीजिए, एक का दो तो एक में ही है, एक से ही आपको आंसर मिल गया, कुछ मिलाने की जरूरत पड़े ही नहीं। तो इस तरह के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? इस तरह के प्रश्न उद्देश्य का आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। अब इसके साथ साथ इन नदियों का आपको क्रम ध्यान रखिएगा, इन नदियों के जिले भी आपको पता होने चाहिए, कौन सी नदी कौन से जिलों में जाती है, और साथ साथ में कौन सी नदी कितने नदी बेसिन, नदी बेसिन का मतलब वही उसके सहायक, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से असत्य कथन है, अजमेर जिले में स्थित अन्ना सागर झील का निर्माण चौहान अन्ना बिल्कुल सही करवाया था। माही नदी को वांगड़, काठल और दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा बिल्कुल सही है। उदयपुर में स्थित त्रिमुख बावड़ी का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज, पृथ्वीराज यहां पर कहां से आ गया? ठीक है, यहां तो राज सिंह कर सकते हो, या राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया था, ये होगा। नदियों में 13 नदी और उप नदियां बिल्कुल करेक्ट हैं। 13 नदी जल ग्रहण क्षेत्र और 59 उप जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बिल्कुल करेक्ट डेटा दिया गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका सी इसका आंसर होगा। अब ये इसमें झील दे रखी है और झील के साथ साथ उनके जिले दे रखे हैं, तो झील का भी कॉन्सेप्ट, नदी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
कि बालसमंद झील, देखिए सबसे पहले बात आप करें बीकानेर कोलायत, बीकानेर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अजमेर आपको अनासागर देखने की जरूरत नहीं है। पुष्कर आपको पुष्कर के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। तो बची कौन सी है? बालसमंद झील। और साथ साथ में तो बालसमंद झील आपको कहां देखने को मिलेगी? जोधपुर के अंदर देखने को मिलेगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कहां से रह गया? बालसमंद तो जोधपुर में हो गई, कोलायत बीकानेर में हो गई, उदय सागर, अच्छा ये रह गई, उदय सागर उदयपुर के साथ मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया आपको। इसका आंसर देख लीजिए, A का 5, अब 1 का 5 2 में है, तो फिर B का ये भी दोनों में है, तो C की बात करेंगे, उदय सागर झील 1 के अंदर, तो इसका आंसर 1 ये है, तो इसका आंसर C नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के किस जिले से होकर बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है? अब बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको आना चाहिए कि बनास नदी पहले राजसमंद में जाती है, राजसमंद के बाद उदयपुर में, उदयपुर के बाद फिर राजसमंद में, राजसमंद के बाद चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद अजमेर में, अजमेर के बाद टोंक में, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर में। अब इसमें से कौन कौन से दे दिए? राजसमंद से तो उद्गम ही होता है, तो जाएगी जाएगी। चित्तौड़ से आते हैं तो ब्यावर से नहीं जाती। कौन सी? ब्यावर से नहीं जाती, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और उसके किनारे पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में गलत युग में। बेड़च, बिल्कुल बेड़च आहड़ सभ्यता का एक भाग मानी जाती है, बिल्कुल आहड़। इसी को आपको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति। और आपको पता ही है आहड़ की खोज किसने करी थी? अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यह भी याद रखिएगा। कांतली नदी, पाषाणकालीन कांतली कहां से बहेगी? कोठारी बागोर सभ्यता, बिल्कुल बागोर सभ्यता, वीएन मिस्र, वीएन मिस्र, भीलवाड़ा किसके अंदर? भीलवाड़ा के अंदर। यह सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप आज की तारीख में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, या आज की तारीख में आप उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो। मार्शल महोदय से जुड़े हुए थे। तो कांतली जो है, कांतली नदी है पहली बात, और कांतली के किनारे प्राचीन या पाषाणकालीन सभ्यता नहीं मिली। कांतली नदी के किनारे आपको पता ही है गणेश्वर सभ्यता देखने को मिलेगी, और गणेश्वर सभ्यता मिलेगी तो ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकड़ा नागल परियोजना किसकी है? चंबल परियोजना किसकी है? व्यास परियोजना। तो आपको पता ही होगा कि बाकड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है, और इसका हिस्सा भी आपको पता है 15.22% आपको याद रखना है। चंबल परियोजना आपको पता ही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की योजना है, 50-50% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आ गई व्यास, व्यास परियोजना वापस राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, और आपको पता ही है 86 लाख एकड़ घन फीट आपको इससे क्या मिलता है? पानी मिलता है, यह भी आपको याद नहीं। और माही बजाज सागर पान आपको पता ही है राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, और 45 और 55 का इसका रेशो है। ये आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए, और मुझे लगता भी है 1 का 3 भी हो सकता है, 1 का 4 भी हो सकता है, लेकिन आपको याद करना है 2 का और 3 का, 2 का। तो बी में आंसर दिया है, बी का आंसर दिया है बी, बी का सेकंड। तो बी का सेकंड आप देखोगे तो इन दो में देखोगे, तो इन दो में देखोगे तो इसका आंसर होगा सी, सी। ठीक है, तो ए का 4, तो फिर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना किस बांध से केवल सिंचाई? मैंने कहा था चंबल पर 4 बांध बने हुए, देखिए पहला और इसी चरण में कौन सा बना हुआ था? कोटा बैराज। दूसरे चरण में कौन सा बना? राणा प्रताप। और तीसरे चरण में कौन सा बना? जवाहर सागर। पहली चीज। दूसरी मैंने कहा था सबसे ऊंचा भी यही है, इसको याद रखिएगा। और कितना है? 62 मीटर, ये भी याद रखिएगा। अब इसने पूछा क्या है? किस बांध से केवल सिंचाई होती है? तो ये जो 4 बांध बने हुए, इसमें कोटा बैराज बांध है, वो केवल एक बांध ऐसा है जिससे केवल और केवल सिंचाई होती है। बाकी तीनों बांधों से सिंचाई भी मिलेगी, आपको पेयजल भी मिलेगा, और आपको विद्युत भी मिलेगी। तो कोटा बैराज से नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। और कोटा बैराज का जो कैचमेंट एरिया है, ये कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी कोटा बैराज से क्या निकाली गई है? आपको पता है लिफ्ट निकाली गई है। ये टोटल लिफ्ट कितनी है? टोटल लिफ्ट इसके अंदर 8 लिफ्ट है, ध्यान रखिएगा। 2 लिफ्ट लेफ्ट साइड में और 6 लिफ्ट राइट साइड में निकाली गई है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजनाओं को आपको मिलान करना है, और कौन सी परियोजना कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगी? तो पांचना बिल्कुल सीधा करौली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सोम कमला अंबा आपको डूंगरपुर में देखने को मिलेगी। सोम कागदर परियोजना आपको उदयपुर में देखने को
मिलेगी। उसके अलावा चोलिया छापी परियोजना आपको झालावाड़ में देखने को मिलेगी और बैथली परियोजना आपको भीलवाड़ा में देखने को, 12 में देखने को मिलेगी। तो आंसर मिला दीजिए, एक का पांच एक में ही आ रहा है यही। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति खड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहां पर है? ओराई परियोजना कहां? तो ओराई आपको देखने को मिलेगी बेड़च नदी पर चित्तौड़ में देखने को मिलेगी। पार्वती नदी आपको कहां देखने को मिलेगी? बिसलपुर परियोजना आपको टोंक में देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। और इंदिरा लिफ्ट परियोजना आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी और पार्वती परियोजना आपको धौलपुर में देखने को मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। इसलिए ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर होगा 3। ए का आंसर 3, तो एक से ही आपका आंसर चल जाएगा। अगली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन और पैदा करेंगे, एक के साथ साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी ऐड करेंगे जिससे गलती होने की संभावना ना रहे। ज्यादा बने आपके, जैसे ज्यादा आप गलती से ज्यादा गलती कर सको, ऑप्शंस के अंदर कुछ और थोड़ा मुश्किल पैदा करेंगे। अब यहां पर दे रखा है भूमिदेह, देवास, बाड़ी सेंदड़ा और रामगढ़। तो रामगढ़ और पंचमंडी कहां पर है? कोटा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। भूमिदेह आपको कहां देखने को मिलेगा? राजसमंद में देखने को। देवास आपको देखने को मिलेगी उदयपुर के अंदर। बाड़ी सेंदड़ा आपको कहां देखने को मिलेगी? जालोर के अंदर। तो ए का 3 इसमें है ही नहीं, कहां चला गया? बी का 2, सी का 4। ये क्वेश्चंस कैसे हो गया? डी का 4, ये 2, ठीक है। सी का 3, तो ये इसमें ऑप्शन बनना था ए का 1, सी का 4, डी का फर्स्ट, ठीक है। डी का फर्स्ट हो गया, सी का 4 हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2 नहीं, ये इसके अंदर क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसको देखिएगा कि इसके अंदर क्या होगा कि रामगंज इसका 1 का 3 होगा और बी का 2 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से बनेगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर। अब आपको कुछ बांध है, कुछ बांधों की बात की गई है, बांध बनाने, नदी और बांध। गंभीर, तो गंभीर नदी भरतपुर के अंदर अनजान बांध बना हुआ है। चोली बिल्कुल जवाई आपको देखने को मिलेगी और कोठारी मेजा बांध आपको देखने को मिलेगा और लूनी नाकोड़ा बांध आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपको पता है कि जवाई बांध चोली पर नहीं बनकर के किस पर बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें गलत पूछा गया कि गलत कौन सा है। तो गलत इसमें कौन सा होगा? चोली। ये ध्यान रखिएगा, चोली या चौली परियोजना आपको झालावाड़ में देखने को मिलेगी। 5, अभी आपके करंट क्वेश्चन थे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को दिया गया? तो 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार, एक चीज तो ध्यान रखनी है, उड़ीसा में आपको दिया आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो उड़ीसा राज्य है, इस उड़ीसा राज्य को बेस्ट जल संरक्षण के राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि स्टेट को अगर किसी को पहला पुरस्कार मिला तो उड़ीसा को मिला है। और स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल आपको पता ही है, सीकर का स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक जेठा का आवास, इसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। जल संरक्षण 22 मार्च को आपको पता ही है जल दिवस मनाया जाता है। और अब की बार वाला जल दिवस भी याद रखिएगा, जल दिवस में ग्लेशियर जो है, उस ग्लेशियर को संरक्षण करने का सब्जेक्ट चुना गया है। ग्लेशियर को संरक्षण करने का बजट के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फायर एंड मिनरल्स, ये लिखा नहीं गया इसमें, इसका ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस बिल्कुल उदयपुर के अंदर है।
पेट्रोकेम्स जोधपुर के अंदर बिल्कुल घोषणा है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा के अंदर ना होकर के ये कहां पर है, 12 के अंदर है। ये आपके बजट के अंदर किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। मरु उड़ान अभियान कहां चलाया गया, मरु उड़ान अभियान महिलाओं की सशक्ति के लिए, किसका, महिला सशक्तिकरण के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। और जो आपकी आईएएस है, जो आपकी कलेक्टर टीना डाबी, उसके द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य को लेकर सारी चीजों को जोड़ा गया। और ये कहां से है, बाड़मेर में चलाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चीन के शेनजेन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल्स ओलंपियाड को किसने जीता, तो ध्यान रखिएगा ये ओलंपियाड हुआ था चीन के अंदर, और इसको जीता किसने, अरमान मलिक की। अरमान मलिक का संबंध कहां से है, जयपुर से, पहली ध्यान रखिए। और ये हमारे क्या है, खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, रजत चौहान। और ख्वाहिश शर्मा ने अंदर, आपको पता है, निशानेबाजी में अभी एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर, कहां पर, भोपाल में, और उसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ये याद रखिएगा। और डॉक्टर रामनिवास को ध्यान रखिएगा। अभी आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, ये प्रवासी भारतीय दिवस 18वां था, और ये कहां मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, इसका प्रोग्राम किया गया उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के अंदर द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जो है प्रवासी थे डॉक्टर रामनिवास, उनको सम्मानित किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या होगा, अरमान मलिक, इसको ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कारों के बारे में संबंध बताइए। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 144 पद्म पुरस्कार दिए गए, बिल्कुल 139 पद्म पुरस्कार ही दिए गए। 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार राजस्थान में दिया गया, बिल्कुल राजस्थान में 3-3 को दिया गया, आपको ध्यान रखना है। शीन काफन निवाज का संबंध कला से है, और बतुल बेगम को मान गायन के पद्मश्री के सम्मानित किया गया। इसमें से आपको बताना था क्या, कौन कौन से सही है, जल्दी से इसका आंसर देखिए। अब बता दीजिए, बतुल, अभी आपको 3 पुरस्कार दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 लोगों को चुना गया था अभी लेटेस्ट में, और इसके अंदर से आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, और इस क्वेश्चंस के आने की 100% क्या है, संभावना भी आपको नजर आती है। तो ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को चुना गया। एक महाराज जी हैं जो सीकर से संबंध रखते हैं, उनको भी ये दिया गया है। और बतुल बेगम को मांड गायकी के रूप में बिल्कुल जयपुर से इनका संबंध है। और शीन कफान का संबंध जोधपुर से है, लेकिन इनका संबंध कला से ना होकर के साहित्य से है। तो ये इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, सी इसका आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक, आज लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव विकास सूचकांक 2025। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है यूएनओ और यूएनडीपी के द्वारा 1991 से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और अभी वर्तमान में जो ये रिपोर्ट जारी गई है, ध्यान रखिएगा, इसमें शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, और साथ साथ के अंदर आपको याद रखना है जीवन प्रत्याशा, इनको आधार बना करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि राजस्थान का भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा भारत का स्थान 130वां स्थान है। तो ये क्वेश्चन थे, देखिएगा इन क्वेश्चन को हल करके, और आपको पता लग जाएगा आपने कितने क्वेश्चन इसके सही किए हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो मैं देख लेता हूं, बाकी इसमें कोई तरह की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिएगा, तो इसको और नेक्स्ट पेपर को इससे भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।